भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। इस YouTube प्लेटफार्म पर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत सभी प्रतियोगी छात्रों छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप विगत 2-3 दिनों से देख रहे हैं, अरब सागर में एक चक्रवात ने भयंकर तबाही मचाई हुई है। खासकर भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर गुजरात, मुंबई, इन स्थानों पर भीषण तबाही मचाई हुई है। तमाम घर बेघर हो गए, हज़ारों घर नष्ट हो चुके हैं, सैकड़ों लोगों लापता हैं, तमाम जहाज़ें खासकर ONGC की जलपोत ये सब डूब चुकी हैं। राहत और बचाव का कार्य जारी है। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इस साइक्लोन के बारे में जानें। आज मैं आपके सामने मुख्य रूप से यही चैप्टर लेकर के आ रहा हूँ, साइक्लोन। जैसा कि पिछली कक्षाओं में मैंने क्लाउड और क्लाउड बर्स्ट तक पढ़ा दिया था, आज जो आपका सेकेंड बैच का नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइक्लोन। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। साइक्लोन क्या है, साइक्लोन बनने के क्या कारण हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, किस दिशा में चलते हैं, इनकी गतियाँ कैसे होती हैं। और लास्ट में आपको ये भी जानना है कि क्या ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय क्रियाकलाप भी चक्रवात को प्रभावित कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जो अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के पार्ट बढ़ रहे हैं, 4 लेन 6 लेन की सड़कें बन रही हैं, 8 लेन की सड़कें बन रही हैं, कहीं ये चक्रवात को आमंत्रित तो नहीं कर रही हैं। इन सब के बारे में भी जानना आवश्यक है। इसके व्यवहारिक पहलू के बारे में भी जानना आवश्यक है। चक्रवात से क्या क्या हम बचाव भी कर सकते हैं, इसको भी जानना आवश्यक है। तो आइए चलते हैं, हम साइक्लोन के बारे में पढ़ते हैं। साइक्लोन को पढ़ने से पहले सबसे पहले इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और इन्हीं पॉइंट को लेकर के आपके सामने चलेंगे। साइक्लोन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमको फ्रंट को जानना होगा, वाताग्र के बारे में, और इस वाताग्र के बारे में हम जानेंगे। फिर साइक्लोन, एंटी साइक्लोन जानेंगे, फिर इसकी डिफिनीसन क्या है, साइक्लोन के प्रकार क्या हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, इनकी ओरिजिन, लोकेशन, मूवमेंट और इनका विश्व वितरण क्या है, इस सब के बारे में मुख्य रूप से हम जानेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हम चक्रवात को तभी आप समझ पाएंगे जब आप फ्रंट्स को समझ जाएंगे, वाताग्र को समझ जाएंगे। तो एक 10-5 मिनट का लेक्चर वाताग्र पर होगा, उसके बाद में हम चक्रवात को आ जाएंगे। क्योंकि चक्रवात को बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें वायुराशियों का और वाताग्रों का प्रमुख योगदान रहता है। वायुराशियों के अभिसरण से ही, कन्वर्जन से ही फ्रंट बनते हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले फ्रंट पर। सबसे पहले हम जानते हैं कि वाताग्र है क्या। और इस वाताग्र के बारे में हम अगले पार्ट में आ जाएंगे, साइक्लोन क्या है। तो सबसे पहले फ्रंट के बारे में जानते हैं। और फ्रंट को भी समझने से पहले आपको एयर मासेस समझना होगा, वायु राशियों को समझना होगा। वायु राशियां का तात्पर्य ये है, वायुमंडल में वायु का एक समूह जो होता है विभिन्न ऊंचाइयों पर, जहाँ पर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, इन सब में समानता देखने को मिलती है, उसी को हम एयर मासेस या वायु राशियाँ कहते हैं। ये वायु राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक ठंडी वायु राशि, एक गर्म वायु राशि। और जब ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि आपस में टकराती हैं तभी जो है फ्रंट्स बनता है। आप जान लीजिए, मान लीजिए कोई एयर मास इधर से आ रही है, वायु राशि आ रही है, ये गर्म है, और एक वायु राशि इधर से आ रही है जो ठंडी है।
अब दोनों वायु राशियां टकराएंगी तो इसके बीच में एक असातत्य पृष्ठ का निर्माण हो जाता है, यानी एक स्लोप बन जाता है। क्योंकि आप जानते हैं गर्म वायु राशि हल्की होती है और वो हल्की होकर के ऊपर की तरफ उठ जाएगी, और ठंडी वायु राशि भारी होती है, वो भारी होकर के नीचे की तरफ चली जाएगी। इस प्रकार से इस क्षेत्र में एक स्लोप बन जाता है, ढलुआ पृष्ठ का निर्माण हो जाता है। इसी को हम फ्रॉन्ट्स या वाताग्र कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि वाताग्र एक प्रकार की ढलुआ सीमा होती है, एक स्लोप होता है, जिसके सहारे दो विभिन्न दशाओं से दो विभिन्न तापक्रम वाली वायु राशियां आकर के आपस में मिलती हैं, जिसमें जो ठंडी वायु राशि होती है, भारी वायु राशि होती है, वो नीचे की तरफ बैठ जाती है और गर्म और हल्की वायु राशि ऊपर की तरफ हो जाती है। तो ये जो स्लोप बनता है और इसके बीच का एक जो ढलुआ सीमा बनता है, इसी को हम फ्रॉन्ट्स या वाताग्र कहते हैं। अब चलते हैं कि वाताग्र बनते क्यों हैं, इनके बनने के क्या कारण है। अच्छा, इन्हीं के बीच में जो है कुछ क्षेत्र हो जाता है, काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया हो जाता है, जिसको हम वाताग्र प्रदेश के नाम से जानते हैं, फ्रंटियल जोन के नाम से जानते हैं। हम आगे की तरफ इसमें चलते हैं। मुख्य रूप से वाताग्र बनने के क्या कारण होते हैं। वाताग्र किसी भी क्षेत्र में तभी बन जाएंगे। अच्छा, वाताग्र से ही साइक्लोन बनता है। वाताग्र किसी क्षेत्र में तभी बनते हैं जब दो प्रकार की वायु राशियां हों, यानी एक वायु राशि गर्म हो और दूसरी वायु राशि ठंडी। अगर दो वायु राशियां गर्म गर्म ही मिलेंगी तो फ्रंट नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो आपस में घुल मिल जाएंगी, क्योंकि गर्म वो भी है, गर्म ये भी है, तो इसलिए वहां पर वाताग्र नहीं बनेंगे। अगर दो ठंडी वायु राशियां आपस में मिलती हैं तब भी वाताग्र नहीं मिलेंगे। यानी वाताग्र को बनने के लिए दो वायु राशियां ऐसी होनी चाहिए जिनका स्वभाव गुणधर्म अलग अलग होना चाहिए। गर्म वायु राशि टेम्परेचर अधिक होगा, ठंडी वायु राशि टेम्परेचर कम होगा, भारी होगा। इसलिए जब दोनों टकराएंगी तभी वायु राशि तभी जो है फ्रंट बनेगा। दूसरा कारण यह होता है कि विपरीत तापमान। दोनों वायु राशियों का टेम्परेचर भिन्न भिन्न होना चाहिए। एक का टेम्परेचर लो होना चाहिए, एक का टेम्परेचर हाई होना चाहिए, तभी जो है ये आपस में टकराएंगी। हाई और लो टेम्परेचर टकराएगा तो उसके बीच में ढलुआ सीमा बनेगी। तीसरा होता है विपरीत दिशा। वायु राशियों की दिशा विपरीत होनी चाहिए। अगर एक पूरब से आ रही है तो दूसरी पश्चिम से आनी चाहिए। अगर दोनों वायु राशियां एक ही दिशा में चलेंगी या एक ही दिशा में दोनों हवाएं प्रवाहित होंगी, गर्म या ठंडी, तो फ्रंट का निर्माण नहीं हो सकता है। उनके आने की दिशा विपरीत होनी चाहिए, तभी उनमें टकराव होगा, और टकराव होगा तभी उनमें फोल्ड होगा, यानी मोड़ या ढाल बनेगा, और तभी फ्रंट का निर्माण होगा। इसके अलावा दो चीज़ें और भी आपको जाननी हैं। एक तो कन्वर्जेंस, एक डाइवर्जेंस। यानी किसी भी सेंटर में हवा का जो अंदर की तरफ प्रवाह होता है, इसको हम अभिसरण कहते हैं। यानी बाहर से हवा अंदर की तरफ आती है, और जब ये अंदर की तरफ आएगी तो ये सर्किल के रूप में घूमने लगेगी। दूसरा होता है एक अपसरण, यानी हवा केंद्र से बाहर की तरफ चलती है। एक होता है घूर्णन प्रवाह, यानी हवा घूमने लगती है। तो ये सब ऐसी परिस्थितियां हैं जो वाताग्र को जन्म देती हैं। इन्हीं के कारण जो है वाताग्र की उत्पत्ति होती है। इसको हम बहुत संक्षेप में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज का विषय जो पढ़ाने का मूल रूप से हमारा है वो साइक्लोन है, और ख़ासकर टेम्परेट साइक्लोन और भारत में साइक्लोन की ट्रॉपिकल साइक्लोन और भारत में साइक्लोन की जो अभी स्थिति है वो क्या है, इसके बारे में, और उसकी ओरिजिन कैसे हुई है, इसके बारे में मुख्य रूप से हमको पढ़ना है। तो थोड़ा सा आप जान लीजिए कि वाताग्र कितने प्रकार का होता है, फिर इसके बाद में हम साइक्लोन पर आ जाते हैं। वाताग्र मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। एक होता है उष्ण वाताग्र,
उष्ण वाताग्र में होता क्या है कि इसमें गर्म हवा आक्रामक होती है। जैसे एक चित्र में बना दे रहा हूं यहां पर, इसमें ये मान लीजिए ये है, और इधर से गर्म हवा आक्रामक होती है। हवा या वायुरास, और इधर से ठंडी हवा आती है। तो जब गर्म हवा ठंडी हवा से टकराएगी तो अभी मैंने बताया है कि ये गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर जो है चढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि गर्म हवा का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जब गर्म हवा का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो जो है गर्म होकर के अस्थिर हो जाएगी और ऊपर की तरफ चढ़ेगी। ठंडी हवा का टेम्परेचर कम होता है, इसलिए उसमें सघनता होती है, वो भारी होती है और अपने नीचे की तरफ बहती है। यानी ये ठंडी हवा नीचे की तरफ जाएगी और गर्म हवा आक्रामक होकर के ठंडी हवा के ऊपर चढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से जिस वाताग्र का निर्माण होता है उसको हम उष्ण वाताग्र या वार्म फ्रंट कहते हैं। अब देखिए दूसरी चीज, ये शायद में क्लियर हो गया। यानी इसमें होता क्या है उष्ण वाताग्र में कि गर्म हवा ही आक्रामक होती है और वो ठंडी हवा के ऊपर उठती है। अच्छा, एक चीज ये जान लीजिए, चाहे गर्म हवा आक्रामक हो चाहे ठंडी हवा आक्रामक हो अटैक करें, दोनों ही स्थितियों में गर्म हवा को ऊपर ही जाना है और ठंडी हवा को नीचे ही आना है। बस ये है कि अटैक कौन कर रहा है, जो फ्लो है वो ठंडी हवा का फ्लो है या गर्म हवा का फ्लो है। अगर गर्म हवा का फ्लो है वो अटैक कर रहा है तो उष्ण वाताग्र, अगर ठंडी हवा अटैक कर रही है तो शीत वाताग्र, कोल्ड फ्रंट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम शीत वाताग्र। नंबर 2, शीत वाताग्र, कोल्ड फ्रंट्स। इसमें क्या होता है कि ये इधर की तरफ ठंडी हवा आक्रामक हो रही है और इधर की तरफ गर्म हवा आक्रामक हो रही है। देखिए अटैक कर रही है ठंडी हवा, तो ये जब अटैक करेगी गर्म हवा के क्षेत्र में तो ये गर्म हवा के ऊपर नहीं जा सकती है क्योंकि ये भारी होती है, इसलिए ये नीचे की तरफ प्रवाहित होगी। हल्का सा ये उभार ऐसे इसका होगा लेकिन ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगी, हल्का सा मोड़ इसमें हो सकता है, लेकिन ये क्या करती है कि गर्म हवा को निचले सतह से ऊपर की तरफ उठा देती है। ऐसी परिस्थितियों में इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की भी प्रक्रिया घटित होती है और जहाँ पर ठंडी वायुराश या गर्म वायुराश मिलती हैं वहाँ पर घना कोहरा भी उत्पन्न होता है, बहुत दिनों तक एक समान दशाएं भी उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये है शीत वाताग्र, यहाँ पर गर्म हवा अटैक करेगी। एक होता है अधिविष्ट वाताग्र, इसी को भी यहाँ पर समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि शीत वाताग्र, इसको हम कहते हैं अकुलेटेड फ्रंट्स। इसमें होता क्या है कि इधर से शीत वाताग्र, इधर से ग्रीष्म वाताग्र, दोनों आकर के ये उष्ण और ये शीत, ये दोनों आकर के मिल जाते हैं नीचे की तरफ, आपस में से टकरा करके ऊपर से नीचे की तरफ बैठ जाते हैं और नीचे से गर्म वायु का संपर्क हट जाता है। इसको हम अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। एक वाताग्र और होता है जिसको हम अस्थायी वाताग्र कहते हैं। इसमें यह होता है कि मान लीजिए दो वाताग्र एक दूसरे के पैरेलल जाते हैं, यानी जाते हैं तो विपरीत दिशा में, लेकिन एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, तो वहां पर इस प्रकार से एक फ्रंट बन जाएगा,
जिसको हम अस्थाई वाताग्र के नाम से जानते हैं। ये नंबर 4 हो जाएगा आपका, अस्थाई वाताग्र। तो इस प्रकार से आपने देखा कि वाताग्रों में दो विभिन्न तापक्रम वाली विभिन्न दिशाओं से वायु राशियां अभिसरित होती हैं और उनके बीच में एक ढलुआ सीमा बन जाती है, उसी को हम फ्रंट्स या वाताग्र कहते हैं। इनके लिए विपरीत तापक्रम होना जरूरी है, विपरीत दिशा होनी जरूरी है, अभिसरण अपसरण होना जरूरी है, इनका घूर्णन यानी रोटेशन होना जरूरी है, तभी वाताग्र के उत्पत्ति हो सकती है। और इन्हीं वाताग्रों से ही चक्रवातों का जन्म होता है। जहाँ पर गर्म और ठंडी हवाएं दोनों अपसरित होती हैं, वहीं पर एक सर्किल बनने लगता है और वहीं पर साइक्लोन बनने लगता है। तो इस प्रकार से आपने वाताग्र को देखा। अब इसके बाद में हम जो आज मुख्य रूप से पढ़ाना है साइक्लोन, उस पर आते हैं। चलिए हम साइक्लोन देखते हैं। ये चित्र आपके सामने है। ये साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन दोनों का चित्र हमने बना दिया है। विषुवत रेखा यह है इक्वेटर। इक्वेटर के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। साइक्लोन जो होता है वो एक तरीके से लो प्रेशर का केंद्र होता है। हमने बताया था एयर प्रेशर और विंड में पढ़ाते समय कि जहां पर टेम्परेचर अधिक होगा, इसको जानने से पहले थोड़ा सा मैं आपको यहां बता दे रहा हूं, इसी में ही बता दे रहा हूं। मान लीजिए दो एरिया हैं, ये है लो प्रेशर का और ये है हाई प्रेशर का। तो हवाएं जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती। साइक्लोन में क्या होता है, साइक्लोन में किसी एक स्थान पर साइक्लोन में क्या होता है, किसी एक स्थान पर लो प्रेशर की सिचुएशन हो जाती है। लो प्रेशर कब होगा आप जानते हैं, जिन क्षेत्रों पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर एक लो प्रेशर का केंद्र बन जाता है, सेंटर बन जाता है। अब उस लो प्रेशर के चारों तरफ की जो सिचुएशन होती है वो होती है हाई प्रेशर। यानी यहाँ पर अगर 995 मिलीबार है तो बाहर की तरफ 1000, 1005, 1010 इस प्रकार से वायुदाब एयर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब होता क्या है, इस लो प्रेशर के केंद्र में हवा गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती है और यहां पर ऊपर उठने के कारण ये स्थान जब खाली होता है तो चारों तरफ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने लगती हैं और ये हवाएं चक्राकार मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे की तरफ बढ़ती हैं लो प्रेशर के सेंटर में, और इसीलिए वहां पर साइक्लोन बन जाता है। इसी को हम साइक्लोन कहते हैं। अब आप देखिए, यह है साइक्लोन का चित्र। ये विषुवत रेखा के उत्तर है, ये विषुवत रेखा के दक्षिण। आप जानते हैं फेरल का नियम कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने सीधे मार्ग से दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने सीधे मार्ग से बाईं ओर मुड़ जाती हैं। साइक्लोन भी इसी का अनुसरण करता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने वाली हवाएं इन्हीं फेरल के नियमों का अनुसरण करती हैं। यहाँ पर लो प्रेशर का केंद्र है, आप देख रहे हैं, और इसके बाईं तरफ बाहरी तरफ जो है हाई प्रेशर का केंद्र बन रहा है। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। यानी यहाँ पर हाई टेम्परेचर उच्च तापक्रम है तो इसलिए लो प्रेशर का सेंटर बन गया। बाहर की तरफ क्या है, तापक्रम कम है इसलिए हाई प्रेशर का केंद्र बन जाता है और हवाएं इस केंद्र से और बाहर से केंद्र की तरफ, परिधि से केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ ऐसे चलने लगती हैं। इनकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्यों एंटी क्लॉकवाइज होती है?
मान लीजिए ये हवा जो है, यहां पर मैं बता दे रहा हूं फिर से बना करके, ये लो प्रेशर है, यहां पर कोई हवा सीधी चलनी चाहिए तो अपने दाहिनी मार्ग से होकर के जाती है। हमने बताया है कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में फेरल नियमानुसार दाहिनी ओर से होकर के सेंटर की ओर जाती हैं। तो ये हमारा सीधा मार्ग है, ये हमारा दाहिना हाथ है, तो जो भी हवा जाएगी वो दाहिने मार्ग से ही होकर के जाएगी। इसी को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि चक्रवात साइक्लोन जो होते हैं उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज क्रम बनाते हैं। दूसरी तरफ अब आ जाइए दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? फेरल का नियम है कि हवाएं अपने सीधे मार्ग से बाईं ओर मुड़ जाएंगी। ये मान लीजिए सेंटर है, ये इनका सीधा मार्ग है हवाओं को चलने का, तो ये जो है बाईं ओर से आकर के केंद्र में आ रही हैं, हमेशा अपने सीधे मार्ग से बाईं ओर जा करके इस सेंटर पर आ रही हैं, यहां पर लो प्रेशर वाले केंद्र पर। तो इस प्रकार से देखते हैं कि साइक्लोन का क्रम साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब देख लीजिए, जहां पर नीचे की तरफ साइक्लोन बनेगा उसकी विपरीत परिस्थिति जो साइक्लोन की होती है वो होती है एंटी साइक्लोन। ये यहां पर एंटी साइक्लोन को दिखाया गया है। एंटी साइक्लोन में क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट। अपोजिट क्या होता है? इसके केंद्र में लो टेम्परेचर की स्थिति होती है, इसलिए यहां पर प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है। आप देख रहे हैं यहां पर ये हाई प्रेशर है और इसके किनारे की तरफ देख रहे हैं आप 1900-800 मिलीबार, यानी प्रेशर जो है वो लो होता जा रहा है, यानी हाई टेम्परेचर हो जाता है और लो प्रेशर की स्थिति हो जाती है। परिणाम स्वरूप जब केंद्र में हाई प्रेशर होगा, किनारे की तरफ लो प्रेशर होगा, तो हवाएं ठंडी होकर के नीचे की तरफ बैठेंगी और बैठेंगी तो चारों तरफ प्रसारित होंगी। इससे एंटी साइक्लोन का निर्माण होता है। ये जस्ट साइक्लोन का अपोजिट होता है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा क्लॉकवाइज होती है और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉक हो, चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में हो, ये जब बैठेंगी हवाएं तो ये विपरीत दिशाओं में प्रसारित होंगी, इसलिए यहाँ पर एंटी साइक्लोन बनते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एंटी साइक्लोन का कॉन्सेप्ट क्या है और साइक्लोन का कॉन्सेप्ट क्या है। वास्तव में अगर हम उदाहरण लें अपने एक कमरे का, तो जिस कमरे में हम लोग बैठे रहते हैं उस कमरे में पंखा जो है वो हवाओं को अपनी तरफ ला करके नीचे फेंकता है। तो जो फर्श पर हवा ऊपर से नीचे की तरफ बैठती है तो यहां पर तो एंटी साइक्लोन बन जाता है। पंखा क्या करता है? पंखा गति उत्पन्न कर देता है, इस कारण से वो चारों तरफ से हवाओं को अपनी तरफ बटोरता है। तो हवाएं चारों तरफ से उस पंखे की तरफ आती हैं और पंखा फिर उसको जो है नीचे की तरफ फेंक देता है। तो ऊपर की तरफ तो बनता है साइक्लोन, हमारे कमरे में पंखे के पास में बनता है साइक्लोन, और नीचे जो फ्लोर पर बनता है वो एंटी साइक्लोन बनता है। ये सामान्य उदाहरण के साथ में इसको आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्लियर हो गया कि साइक्लोन क्या है और एंटी साइक्लोन क्या है। अब इसके बाद में हम आप चलते हैं आगे की तरफ। मुख्य रूप से ये चीजें आपने समझ ली। जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय क्या है, फ्रंट्स क्या है, साइक्लोन क्या है, एंटी साइक्लोन क्या है। अब हम एक एक टॉपिक को लेकर के इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमको जानना है कि साइक्लोन कितने प्रकार के होते हैं। हमने बताया है अभी आपको कि साइक्लोन मुख्यतः जो कर्क और मकर रेखाओं के पास में चलते हैं उनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। और जो 60 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पछुआ हवाओं के प्रभाव में चलते हैं उन साइक्लोन को हम
टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये अभी मैंने बता दिया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज इनकी दिशा होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज इनकी दिशा होती है। अब हम इसके मूलभूत कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे होती है, ओरिजिन कैसे होती है। तो ये थर्मल कॉन्सेप्ट है और इसमें आपको मुख्य रूप से सबसे पहले ITCZ जानना पड़ेगा। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस को समझना होगा कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस है क्या और इसका विस्तार कैसे उत्तर में और कैसे दक्षिण में होता है और इनके सहारे कैसे इनके प्रभाव में आकर के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो इस पार्ट को हम मुख्य रूप से बहुत ही गंभीरता से समझेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। चलिए हम एक वर्ल्ड मैप लेते हैं। इस वर्ल्ड मैप में हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे डेवलप होते हैं। देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन ये हम बता दे रहे हैं पहले आपको। ये है आपका इस पर हम चलते हैं मुख्य रूप से। यह है आपका इक्वेटोरियल क्षेत्र, विषुवत रेखा। देखिए आप सामान्य परीक्षाओं के लिए पढ़ सकते हैं कि कौन सा साइक्लोन कहाँ पर आता है। चीन में, जापान में, इंडोनेशिया में उस साइक्लोन का क्या नाम है, अरेबियन सी में उसका क्या नाम है। ये सब सामान्य कक्षाओं के लिए आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सामान्य कक्षाओं में। लेकिन यहाँ पर जब आप UPSC या UPPSC की तैयारी करते हैं तो चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझना होगा, तभी आप जान पाएंगे। चलिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की उत्पत्ति कैसे होती है। आप जानते हैं, यहाँ पर मैं एक चित्र बना दे रहा हूँ। ये है ग्लोब और ये है इक्वेटर। यहां पर 30 से 35 डिग्री की ये बेल्ट है और ये हाई प्रेशर की बेल्ट है, HP की बेल्ट है। ये भी हाई प्रेशर की बेल्ट है। यहां से उत्तरी पूर्वी हवाएं और इधर से दक्षिणी पूर्वी हवाएं आगे की तरफ बढ़ती। और इस विषुवत रेखीय क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स होती हैं उनका आपस में टकराव होता है, यानी कन्वर्जेंस होता है, अभिसरण होता है। इसी को हम ITC इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस कहते हैं। ये स्थिति हमारे यहाँ भारत में ये होती है। पूरे ग्लोब पर ये 30-35 ये देखिए यहाँ से होती है, यहाँ 30-35 के आसपास से ये होती है, यहाँ पर होती है। इसी को हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस कहते हैं। इनकी स्थितियाँ जब सूर्य की आभासी स्थिति उत्तर या दक्षिण होती है तो ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस की जो बेल्ट होती है, ये खासकर ये उत्तर और दक्षिण की तरफ खिसकती है। ये मार्च महीने की हम बात बता रहे हैं कि मार्च महीने में खासकर सूर्य जब विषुवत रेखा पर चमकता है तो यहाँ पर जैसे 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के आसपास होता है, यानी कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है जून में, और दिसंबर में मकर रेखा पर चमकता है। लेकिन दो स्थितियाँ ऐसी होती हैं जब सूर्य भूमध्य रेखा को क्रॉस करता है, यानी यहाँ पर लंबवत चमकता है, मार्च और सितंबर। तो इन दोनों महीनों में ITC यहाँ पर डोलड्रम का विस्तार हो जाता है। डोलड्रम
यानी एक शांत क्षेत्र होता है जहां पर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं अवसरित होती हैं ऐसे टकरा करके और सीधा ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। तो यह क्षेत्र शांत क्षेत्र होता है और इसमें मंद गति से एक पछुआ हवाएं जो है ऐसे चलती हैं आगे। अब हम देखते हैं यहां पर साइक्लोन नहीं बनता है, ये भी याद रखिए, विषुवत रेखा के आसपास में साइक्लोन नहीं बनता है। ट्रॉपिकल 5 डिग्री उत्तर 8 डिग्री उत्तर से दक्षिण के बीच में कोई भी साइक्लोन नहीं बनता है। हाँ, साइक्लोन का प्रभाव जरूर रहता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का प्रभाव जरूर रहता है, लेकिन वहां पर उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की उत्पत्ति लगभग 8 डिग्री उत्तर और 8 डिग्री दक्षिण के पश्चात में ही कर्क मकर रेखाओं के बीच में होती है, 30 से 35 डिग्री के आसपास। अब चलते हैं हम दूसरी चीज समझते हैं, दूसरी सिचुएशन क्या होती है। यहां पर अभी आपने देखा देखते हैं होता क्या है जब सूर्य की स्थिति आभासी उत्तर में होती है। हम आभासी नाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन नहीं होता है। पृथ्वी की ही स्थितियां जो है सूर्य के सापेक्ष जो है उत्तर दक्षिण की तरफ होती रहती हैं, इसलिए हम सूर्य की आभासी स्थिति को उत्तरायण दक्षिणायन कह सकते हैं। वास्तव में सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन नहीं होता है। अब होता क्या है कि 21 जून के आसपास में यहाँ पर सूर्य कर्क रेखा के आसपास जून महीने में आ जाता है। इस क्षेत्र में, पूरे इस बेल्ट में, यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक ओशियन, अरब सागर, बे ऑफ बंगाल और दक्षिणी चीन सागर यानी उत्तरी पैसिफिक ओशियन में ये सब लो प्रेशर की स्थितियां यहां पर बन जाती हैं। अब पूरा जो बेल्ट था आईटीसी का, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस का, ये उत्तर की तरफ ऐसे खिसक जाता है। आप देखते हैं कि स्थलीय भाग पर आईटीसी थोड़ा सा ऊपर हो जाती है क्योंकि ये तापक्रम का प्रभाव है, स्थलीय और जल के गुण स्वभाव की भिन्नता का परिणाम है। तो यहां पर आईटीसी थोड़ा सा उत्तर हो जाती है। इसको हम कहते हैं नॉर्थ NITC, नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। अब जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो यही आईटीसी की स्थिति दक्षिण में हो जाती है, लगभग 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास। ये कर्क रेखा के थोड़ा सा उत्तर यानी 30-35 डिग्री तक ये जा पाता है। उत्तर में यहाँ हिमालय पर्वत की स्थिति के कारण ये इसके उत्तर में नहीं जाता। याद रखिएगा कि नॉर्थ आईटीसी, नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, हिमालय के उत्तर में ये नहीं जाता है, हिमालय के दक्षिण में ही रहता है। अब होता क्या है देखिए, यहां पर जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं चलती थीं वो इस विषुवत रेखा को पार कर जाती हैं। आप जानते हैं कि इस समय जब जून का महीना होगा तो यहां पर सब लो प्रेशर की स्थिति हो जाएगी, लो प्रेशर की स्थिति हो जाएगी, लो प्रेशर की स्थिति हो जाएगी, लो प्रेशर की स्थिति हो जाएगी। यहां पर सहारा डिजर्ट आप देख रहे हैं, यहां पर सहारा डिजर्ट, अरेबियन डिजर्ट, थार डिजर्ट, इन सब के कारण टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उष्मा की प्राप्ति बहुत ज़्यादा होती है और ये सब लो प्रेशर के सेंटर बन जाते हैं। अब जब ये लो प्रेशर के सेंटर बन जाएंगे तो यहाँ पर जलीय भाग से हवाएं स्थलीय भाग की ओर चलने लगेंगी। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर होता क्या है कि इस डोलड्रम को पार करके और खासकर इसकी जो पछुआ हवाएं चल रही थी डोलड्रम में, इन्हीं का साथ ले करके ये जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं थीं ये भी जो है उत्तर की तरफ जब चलती हैं तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाती है। देखिए ये ऐसे आती हैं और ये इनकी दिशा जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ हो जाती है। ये विषुवत रेखा को पार करके इस पर आ गई। अब जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं थी वो थोड़ा सा उत्तर में होकर के वो ऐसे आ रही हैं। अभी हमने आपको बताया है कि वाताग्र तभी बनेंगे, साइक्लोन तभी बनेंगे
जब हवाएं विपरीत दिशाओं से आपस में टकराएंगी। एक हवा गर्म होगी, एक हवा ठंडी होगी, विपरीत दिशा होगी, विपरीत तापक्रम होगा। उष्णकटिबंधीय विषुवत रेखा के आसपास क्या कहते हैं, मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में साइक्लोन इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि वहां पर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं ऐसे आपस में मिलती हैं, वो ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं, यानी वो लेटरल होती हैं। लेकिन यहां पर जो है आमने सामने टकराव की स्थिति अब आ जाती है। जब ये हवा आमने सामने टकराएगी तो आप जानते हैं ये हवा अपेक्षाकृत ठंडी होगी और विषुवत रेखा से आने वाली हवा ह्यूमिडिटी यानी लेटेंट हीट, संघनन की गुप्त उष्मा को ग्रहण करेगी जलीय भागों से, और ये जो है चक्रवात को प्रबल बना देती हैं। जब ये दोनों टकराती हैं हवाएं तो ये यहाँ पर ऐसे गर्म हवा टर्न हो जाती है और ठंडी हवा इसके क्षेत्र में आने लगती है। देखिए यहाँ पर ऐसे होती है और ये हवा यहाँ पर ऐसे होती है, परिणाम स्वरूप यहाँ पर साइक्लोन बन जाता है। इसी को हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। इनकी उत्पत्ति ऐसे होती है। इनकी उत्पत्ति मुख्य रूप से महासागरों में होती है और ये इन्हीं जो है उत्तरी पूर्वी ट्रेड विंड्स के सहारे जो है ये पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर ऐसे चलते हैं। यही सेंटर यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में बन जाता है। यहाँ पर ये टकराव होता है, ये हवाएं ऐसे मुड़ती हैं ठंडी और ये गर्म ऐसे जाती हैं, तो यहाँ पर भी एक साइक्लोन ऐसे बन जाता है। यहाँ पर एक साइक्लोन अरेबियन सी भी बन जाता है। अभी आपने देखा है ताउते तूफान ने पूरा तहलका मचा रखा है पश्चिम उत्तर भारत में। तो यहाँ पर भी जो ये हवाएं ऐसे आ रही हैं और ये हवाएं ऐसे जा रही हैं, तो इनके टकराव के कारण यहाँ भी एक साइक्लोन की सिचुएशन बन जाती है और ये पूरब दिशा की ओर चलती है ऐसे। अब आइए, एक साइक्लोन का सेंटर यहाँ पर बन जाता है कैरेबियन सागर में, खासकर उत्तरी अटलांटिक ओशन में। यहाँ पर भी हवाएं ये होती हैं उत्तरी पूर्वी व्यापारिक, और यहाँ पर ये दक्षिणी ये हवाएं जो है ऐसे आकर के यहाँ पर टकराती हैं, जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं होंगी विषुवत रेखा को पार करके। तो यहाँ पर भी ये हवाएं ऐसे टकराती हैं और यहाँ पर भी एक साइक्लोन बन जाता है, ये मई जून के महीने में कैरेबियन सी में। ये अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक ओशन में उत्पन्न होकर के फिर ये पूरब की तरफ ऐसे कैरेबियन सी में ये आगे की तरफ चलने लगते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के इस भाग को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के तीन प्रमुख सेंटर बन जाते हैं, तीन उत्पत्ति केंद्र बन जाते हैं। एक यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर उत्तरी पैसिफिक ओशियन में, दूसरा बे ऑफ बंगाल में अरब सागर में, और यहाँ पर कैरेबियन सागर खासकर उत्तरी अटलांटिक ओशन में उत्पन्न होकर के कैरेबियन सागर की तरफ चलते हैं। ये तीन सेंटर जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन के बन जाते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपने देख लिया कि साइक्लोन क्या है और इस ट्रॉपिकल साइक्लोन की उत्पत्ति कैसे होती है। अब हम मुख्य रूप से जानते हैं कि इनके एरियाज कौन कौन से हैं। एरिया हमने बता दिया, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, किन कारणों से होती है, आप शायद में समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि एरिया कौन सा है, किस एरिया में इनको किन नामों से जाना जाता है। कुछ विशेषताओं को हम बता दे रहे हैं। क्योंकि ये साइक्लोन लगभग 8 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में ही इनका प्रभाव ज़्यादा रहता है, कर्क और मकर रेखाओं के बीच में भी। अच्छा, अब दक्षिण वाले को भी जानना जरूरी है। दक्षिण में क्या है, ये मकर रेखा, इस क्षेत्र में देखिए होता क्या है, थोड़ा सा इरेजर का ही हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसको भी बताना जरूरी है कि दक्षिण में क्या स्थितियां इनकी बनती हैं। अब देखिए, जून के बाद में आते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में फिर यहाँ पर दोनों हवाएं ऐसे अपसरित होती हैं सितंबर महीने में। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 22 दिसंबर को ये महीना हो जाएगा आपका दिसंबर। अब जो ये आईटीसी उत्तर में थी, उस आईटीसी का विस्तार जो है दक्षिण में ऐसे हो जाएगा। इसको हम कहते हैं SITC, साउथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। अब सूर्य की जब स्थिति दक्षिण में होती है तो लो प्रेशर का सेंटर यहां पर बन जाता है।
ठीक वही सिचुएशन होती है कि ये जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं होती हैं, अब ये इक्वेटर को पार करके दक्षिण में आ जाती हैं, और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं इनसे जो है, अच्छा, ये जब दक्षिण में पार करती हैं ये, तो इनकी दिशा फेरल के नियमानुसार अपने सीधे मार्ग से बाईं ओर हो जाता है। और यहाँ पर हमने बताया था कि फेरल के नियमानुसार अपने सीधे मार्ग से दाईं ओर हो जाता था जब सूर्य ये उत्तर की तरफ प्रवाहित होती थी। यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही विषुवत रेखा को पार करती हैं, इनकी दिशा ये हो जाती है, और ये दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी पूर्वी जो पछुआ हवाओं के रूप में उत्तरी पूर्वी हवाएं थी, उनका टकराव यहाँ पर होने लगता है। वही सिचुएशन, इधर की तरफ ये मुड़ जाएंगी, इधर की तरफ ये मुड़ जाएंगी। यहाँ पर देख लेते हैं, ये जब आएंगी इस रेखा को पार करेंगी यहाँ पर, तो इनकी स्थिति इस तरीके से हो जाएगी, और दक्षिण में ये टकराव का बिंदु होगा, और यहाँ पर ये ऐसे चक्रीय मार्ग इनका बन जाएगा। यही स्थिति यहाँ पर होती है, यहाँ पर भी ये ऐसे आएंगी और ये ऐसे आएंगी, और इन पर टकराव का चीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी ट्रॉपिकल साइक्लोन के सेंटर बन जाते हैं, जिनको ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज कहा जाता है। अब आप जान गए होंगे कर्क और मकर रेखाओं के पास में इनकी स्थितियाँ कैसे बनती हैं, ये कैसे उत्पत्त होती हैं, इस चीज़ को मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं हम मुख्य रूप से ये वही चीज़ हमने संक्षेप में बता दिया है। इनको हम स्थानीय स्तर पर क्या कहते हैं। आईटीसी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक चीज़ ये जान लीजिए कि जो कैरेबियन सी में साइक्लोन उत्पन्न होता है, उसको हम मुख्य रूप से ये 3 प्रकार का होता है। एक साइक्लोन होता है छीण, जो बहुत मंद गति से चलता है, इसकी स्पीड लगभग 30 किलोमीटर या 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है। और एक होता है हरिकेन। हरिकेन की स्पीड लगभग 120 किलोमीटर के आसपास होती है, जो इस क्षेत्र में कैरेबियन सी में उत्पन्न होते हैं और ये आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके अलावा कैरेबियन सी में एक होता है सुपर साइक्लोन, जिसकी स्पीड लगभग 200 किलोमीटर की रफ्तार में होती है। जब अच्छा, यही सब परिस्थितियां यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर में इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। इन ट्रॉपिकल साइक्लोन को, जो यहाँ पर पैसिफिक, उत्तरी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन का क्षेत्र होता है, यहाँ पर इनको जो है टाइफून के नाम से जाना जाता है दक्षिणी चीन सागर में। जापान में इसको टाइफो के नाम से जाना जाता है, और इंडोनेशिया, मलेशिया में इसको मुख्य रूप से बैगियो के नाम से जाना जाता है। टाइफून, टाइफू, बैगियो। और यहाँ पर कई चीज़ें बनती हैं। एक तो हरिकेन, अभी हम इसको अलग अलग बता रहे हैं, इनकी क्या विशेषता होती है, कैसे चलते हैं। और दूसरा यहाँ पर बनेगा, एक बनता है टॉर्नेडो और एक बनता है ट्विस्टर। ट्विस्टर, ये 3 यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर टाइफून और टाइफू और बैगियो, ये 3 यहाँ पर बनते हैं। और भारत में जो इनकी स्थिति होती है, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, इसको हम साइक्लोन के नाम से ही जानते हैं। एक साइक्लोन की सिचुएशन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो बनती है, जो भी हमने बताया था, इसको विली विलीज के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर भी बनती है, यहाँ पर भी बनती है। तो ये मुख्य रूप से ये सेंटर होते हैं साइक्लोन के। इनका वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इसी प्रकार से है। एक चीज़ और जानना है कि इनका मूवमेंट किस प्रकार से होता है। इनका मूवमेंट जो है 2 प्रकार का होता है, एक एक्सियल और दूसरा ऑर्बिटल। एक्सियल मतलब ये अपनी ही धुरी पर एक चक्राकार वृत्ताकार मार्ग में घूमते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और ऑर्बिटल यानी इनकी दिशा
पूरब की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ ऐसे होती है। पूरब से पश्चिम की तरफ क्यों होती है? क्योंकि ये इन्हीं ट्रेड विंड्स के प्रभाव में आगे की तरफ चलते हैं। तो ऑर्बिटल ये होता है, यानी पूरब से पश्चिम की ओर ऑर्बिटल होता है, और एक्सियल यानी अपनी धुरी पर जो ये घूमते हैं। अब मुख्य रूप से इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसको भी जानना जरूरी है। टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, विंड और क्लाउड, और इसमें रेन कैसे होती है, इसके बारे में भी मुझे कुछ बताना है। इसके ये साइक्लोन तभी बनते हैं जब गर्म और आर्द्र हवाएं, यानी गर्म और ठंडी हवाएं या आर्द्रता से युक्त, ह्यूमिडिटी से युक्त हवाएं आपस में ये लगातार अपसरित होती रहें, तभी इनकी उत्पत्ति होती है। ये समुद्रों में उत्पन्न होते हैं, लगभग 27 से लेकर के 30 डिग्री सामान्य टेम्परेचर होता है तो इनकी उत्पत्ति हो जाती है, और स्थलीय भाग का टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। तो ये जो है तूफान, चक्रवात सागर से स्थल की ओर होते हैं। एक चीज़ और आप विशेष रूप से जान लीजिएगा कि जब ये सागरीय भाग से स्थलीय भाग की तरफ चलते हैं तो इन क्षेत्रों में घनघोर बारिश गरज चमक के साथ में भी होती है, क्योंकि स्थलीय भाग की तरफ जैसे जैसे अंदर की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और भी जानना जरूरी है। यहाँ पर जैसे जो अरेबियन सागर, बंगाल की खाड़ी में तूफान उठा, ये इधर की तरफ चला, तो इधर अफ्रीका के इस भाग में तो वर्षा करेगा, लेकिन यहाँ तक सहारा डिजर्ट तक पहुँचते पहुँचते ये बिल्कुल शांत हो जाता है, वहाँ पर वर्षा नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर इसलिए मरुस्थल पाए जाते हैं। आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर एरिज़ोना, ये सहारा, ये अरेबियन, ये थार। अगर आपसे पूछा जाए, दो चीज़ें हैं, यहाँ पर हवाएं 30 से 35 डिग्री के पास में ऊपर से नीचे की तरफ बैठती हैं तो एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन ग्रीष्म काल में इन स्थानों पर जो है तापक्रम अधिक होने के कारण लो प्रेशर की सिचुएशन हो जाती है और इन चक्रवातों का उत्पन्न हो जाता है। तो अगर ये पूछा जाए कि वायु के अभिकरण के कारण ये मरुस्थल बनते हैं या इन चक्रवातीय हवाओं का प्रमुख योगदान रहता है, तो इस प्रश्न में यही आप जान सकते हैं कि इन चक्रवातीय पवनों के द्वारा जो है महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा तो होती है, लेकिन जैसे जैसे ये पश्चिम की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनका वेग, इनका प्रवाह, इनके वर्षा करने की क्षमता निष्क्रिय होती जाती, समाप्त हो जाती है, और महाद्वीपों का जो पश्चिमी भाग होता है वो वर्षा से अप्रभावित हो जाता है। इसीलिए महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में डिजर्ट पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर थार का मरुस्थल, ये अरब अरेबियन मरुस्थल, और ये सबसे बड़ा मरुस्थल जो विश्व का है सहारा का मरुस्थल, और यहाँ पर उत्तरी अमेरिका का एरिज़ोना मरुस्थल। तो ये सब मरुस्थलों की उत्पत्ति के प्रमुख कारण इन चक्रवातों को भी माना जाता है, क्योंकि ये पूर्वी भागों में ही वर्षा करते हैं, पश्चिमी भाग इनसे अप्रभावित रहते हैं। चलिए एक फिगर और हम आपको दिखाते हैं जिसके माध्यम से आप काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें समझ जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, इन चक्रवातों की दिशा क्या है, मार्ग क्या है। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये है कैरेबियन सी, अटलांटिक ओशन में यहाँ पर ये उत्पन्न होते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर इनको हरिकेन, टार्नेडो और ट्विस्टर के नाम से इनको मुख्य रूप से जाना जाता है। दूसरा, प्रशांत महासागर में ये उत्पन्न होते हैं। प्रशांत महासागर, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में ये उत्पन्न होते हैं और ये ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर चाइना के पूरब में, जापान के पास में, चीन में इनको टाइफून कहा जाता है, जापान में इनको टाइफू कहा जाता है, और यहाँ इंडो मलेशिया में इनको जो है बैगियो के नाम से मुख्य रूप से इसको जानते हैं, बागियो के नाम से मुख्य रूप से इसको जानते हैं। इसी प्रकार से ये इंडियन ओशन में उत्पन्न होते हैं, ये चक्रवात के ही नाम से जाने जाते हैं। यहाँ बे ऑफ बंगाल में इसकी शाखाएं चलती हैं। अभी तक सबसे ज़्यादा साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में ही आते थे, लेकिन इस समय जो चक्रवातों का आगमन हुआ है ये है गुजरात के पास में, ये एरो बना हुआ है, इसको आप देखते हैं। अभी जो ताइपे तूफान आया है और इस समय आज भी मौसम खराब है, परसों भी था, 2-3 दिनों से झमाझम बारिश भी हो रही है पूरे उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत को चपेट में ले लिया है और गुजरात, मुंबई के तटों पर भयंकर तबाही हुई है। वो यही ब्रांच है साइक्लोन की, अरेबियन सी की। ये ऐसे की तरफ आते हैं और मुंबई में, यहाँ पहले गोवा, मुंबई में बारिश करते हैं, फिर यहाँ पर गुजरात और पूरे जो है भारत के हिस्सों में ये मुख्य रूप से
चले जाते हैं। जैसे यहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई और ये ऐसे ऐसे होते हुए ये भारत तक और संपूर्ण पश्चिमोत्तर भारत तक इस समय। तो अभी मैं बता रहा था आपको कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की लोकेशन कहाँ कहाँ पर है और ये विश्व में कहाँ कहाँ पर चलते हैं, इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब एक चित्र के माध्यम से हम आपको और दिखा दे रहे हैं कि इनकी क्या विशेषताएं होती हैं और ख़ासकर टेम्परेट साइक्लोन के बारे में भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ये देख लीजिए, ये कैरेबियन सी है और इस कैरेबियन सी में इस प्रकार से चक्रवातों का भंवर होता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इन चक्रवातों की एक आँख होती है और बिना आँख के कोई दिशा जान नहीं सकता है। तो ये जो बना हुआ है यहाँ पर गोला सा, इसी को हम चक्रवात की आँख कहते हैं। ये सर्पिल पट्टी ये जो है, इसी को हम चक्रवात की आँख कहते हैं। इसके चारों तरफ लगभग इतने एरिया में एक आँख की दीवार होती है। जैसे आपका आँख जो मेन सेंटर है काला काला दिखाई देता है और एक वो सफ़ेद सफ़ेद वाला भाग दिखाई देता है, तो ये आँख की दीवार है। और इसके बाद में एक पट्टी और पाई जाती है जिसको हम रेन बेल्ट बोलते हैं। यानी इस क्षेत्र में वर्षा चारों तरफ से होती रहती है। याद रखिएगा, चक्रवात का जो सेंटर होता है, इसके पहले ही हवाएं टकरा करके ऊपर की तरफ उठ जाती हैं और फिर इनकी दिशा डायरेक्शन ये उन्हीं ओर होती है जिधर की ओर ये लो प्रेशर होते हैं। ये देखिए मैक्सिको की खाड़ी है, ये मैक्सिको की खाड़ी है और इस खाड़ी के सहारे जो है ये आगे की तरफ बढ़ता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी भाग, ये मैक्सिको का भाग, इस क्षेत्र में ये हरिकेन इसको मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। दूसरा जो फिगर था मुख्य रूप से, उसको भी हम देखते हैं। दूसरा जो साइक्लोन था वो ये है फिलीपींस, जो भी मैंने बताया कि वहाँ पर उत्पन्न होता है, उत्तरी पैसिफिक ओशियन में उत्पन्न होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं चक्रवात की आँख है, ये एक सर्पिल पट्टी है, इसके बाहरी की तरफ वर्षा सर्पिल पट्टी है और ये जो है चीन, दक्षिणी चीन सागर में प्रवेश करता है, उत्तर में जापान और यहाँ पर इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, फिलीपींस, इन सबको ये चक्रवात प्रभावित करता है। चीन में इस चक्रवात को टाइफून कहते हैं, जापान में इसको टाइफू कहते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया में इसको बैगियो के नाम से जाना जाता है। तो ये चक्रवात भी इन क्षेत्रों को प्रभावित करता है, आगे की तरफ बढ़ता है ये। इसके बाद में मुझे एक चीज़ और बताना था, ये हो गया। इस चित्र के माध्यम से आप कुछ चीज़ें और भी आप समझ सकते हैं जिनको मैं बता दे रहा हूँ। ये प्रोफेसर एस ओझा की बुक से, उनके लेक्चर से मुख्य रूप से हमने लिया था देखने के लिए, उसी के आधार पर ये लेक्चर भी हुआ है। यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा के पास में इन्हीं चक्रवातों को जो दक्षिण में उत्पन्न होते हैं, इनको विली विलीज कहा जाता है। तो इसमें अब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बताना है। टेम्परेचर आप जान गए कि चक्रवातों के आगमन से पूर्व में टेम्परेचर कम हो जाता है, वहाँ पर से एक शांत माहौल बन जाता है, एक उमसपूर्ण माहौल बन जाता है। फिर चक्रवात जब आते हैं तो उसके बाद में सबसे पहले काले काले मेघ आसमान में दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद में सूर्य, इसके पहले ही जो है सूर्य और चंद्रमा के सूर्य के चारों तरफ एक हैलो बन जाता है, ठीक है। आकाश में एक पछाभ स्तरीय सीरस क्लाउड दिखने लगते हैं और फिर ये चक्रवात के आगमन के पहले की ये घटना होती है। चक्रवात जैसे आता है, सबसे पहले काले काले मेघ से धरातल चारों तरफ अंधकारमय होने लगता है। उसके बाद में कपासी मेघ आते हैं जो घनघोर वर्षा करते हैं और उसके बाद में चक्रवात जैसे जैसे स्थलीय भाग की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इनकी गति, इनके वर्षा करने की मात्रा और इनका प्रभाव धीरे धीरे मुख्य रूप से कम होता जाता है। तो मैं ये चीज़ बता रहा था। इसके बाद में हॉट डिज़र्ट के बारे में भी बता दिया कि कैसे हॉट डिज़र्ट उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों का निर्माण होता है। इसके बाद में डिजास्टर या ओशनिक वेव्स,
आप जानते हैं कि इन चक्रवातों के आगमन से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न हो जाती हैं, सुनामी उत्पन्न हो जाती है, जो पूरे संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करती है। बहुत ही विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न होता है, जैसा कि वर्तमान समय में आप देख रहे हैं विगत 2 दिनों से अरब सागर के तटवर्ती क्षेत्र में, गुजरात, मुंबई में भीषण तबाही के मंजर देखने को मिलते हैं। तो इन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप समुद्र में ऊंची ऊंची लहरों का भी उत्थान हो जाता है। अब इसके बाद में बचता है मुख्य रूप से हम साइक्लोन को कंट्रोल कैसे करें। इसके लिए एक फिगर हमने और बनाया था, उसको हम देखते हैं। कुछ चक्रवातों को आपको जानने की और भी जरूरत है, जिससे एक चक्रवात था टारनेडो, शायद इसमें नहीं दिया है। चलिए टार्नेडो को हम अपने आप से बता देते हैं। टार्नेडो और हरिकेन के बारे में, टार्नेडो के बारे में आपको स्पेशल जानने की कुछ ज़रूरत है। टार्नेडो क्या है, कैसे चलता है। एक चीज़ जान लीजिए कि टार्नेडो जो है एक भयंकर तूफान होता है। ये कैरेबियन सी में हाथी के सूंड के समान ऐसे ऐसे वृत्ताकार रूप में ऊपर की तरफ ऐसे उठता है। इनकी दिशा इस तरीके से टार्नेडो की होती है और ये बहुत ही खतरनाक तूफान होते हैं। यूएसए, खासकर मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मैदानी क्षेत्रों में ये बहुत ही भयंकर तबाही मचाते हैं। इनकी गति लगभग 400 से 500 से लेकर के 800 किलोमीटर प्रति घंटे होती है टार्नेडो की। और जब ये यूएसए में पहुंचते हैं तो बहुत ही भयंकर तबाही मचाते हैं। कहा जाता है कि जब टार्नेडो एक कीप के आकार में आगे की तरफ बढ़ता है तो इसकी वजह से तमाम क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। खासकर जब टार्नेडो ऐसे ऐसे घूमता है ऊपर की तरफ तो समुद्र में एक जल स्तंभ का निर्माण हो जाता है, वाटर पोल्स जिसको हम कहते हैं। और जब यह स्थलीय भागों में आता है तब पेड़ों को, पौधों को, वनस्पतियों को ऐसे घुमा घुमा करके ऊपर की तरफ ले जाता है। जो भी गाड़ी, घोड़ा, मोटर गाड़ी चलती होगी सब उसी के साथ में ऐसे घूमते हुए मकान, छप्पर आदि ऊपर की तरफ चलते हैं। इनको टार्नेडो प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है। टार्नेडो वास्तव में होता क्या है कि एक साथ झुंड के झुंड दिखाई देते हैं। हम एक चीज़ बता दें आपको, यूएसए में के मैदानी भागों में जो टार्नेडो प्रभावित करता है उसको टार्नेडो एलिज के नाम से जानते हैं। और ये जो टार्नेडो के साथ में उसके यंत्र जो चलते हैं, जैसे छप्पर है, पेड़ पौधे हैं और घोड़ा गाड़ी है, ये सब घूमते हुए ऊपर की तरफ चलते हैं, तो उनको टार्नेडो मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं का जो छोटा रूप होता है वो होता है बवंडर। भारत में आप देखे होंगे ग्रीष्म के ऋतु के महीने में, ग्रीष्म के समय में, कि जब गेहूं की फसल काटी जाती है उसके पश्चात में छोटे छोटे गर्त के रूप में ऐसे ऐसे बवंडर चलते हैं। हम कहते हैं कि वो बवंडर आ रहा है, लेकिन बवंडर को आप देखे होंगे कभी वो तालाब में नहीं प्रवेश करता है। जहाँ पर तालाब होगा या बागान होंगे वहीं पर जाकर के वो रुक जाएगा। तो इस प्रकार से हम बवंडर को देखते हैं। टार्नेडो का एक छोटा सा रूप है। मैं बता दूं कि 1984 में टार्नेडो कभी कभी एक समूह के रूप में आते हैं। 1984 में 60 टार्नेडो एक साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में आए हुए थे। और इसी प्रकार से 1974 में 148 टार्नेडो एक साथ आए और इन टार्नेडो के द्वारा बहुत ही भयंकर तबाही हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 प्रांतों में जो है तबाही मचाते हैं टार्नेडो। तो एक प्रकार से टार्नेडो एक बहुत ही विनाशकारी, प्रचंडकारी तूफान होता है। इसका नीचे का भाग बिल्कुल पतला होता है और ऊपर का भाग जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ये जो है विस्तृत होता जाएगा। तो इस प्रकार से टार्नेडो की उत्पत्ति भी जो है एक ट्रॉपिकल साइक्लोन के रूप में महासागरों में होती है
और ये आंतरिक भागों की तरफ प्रभावित करते हैं। वर्तमान समय में मनुष्य ने 4 लेन 6 लेन, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में बताया था, सड़कों का निर्माण किया है, उद्योग धंधों का विकास किया है, अर्बनाइजेशन में वृद्धि हो रही है। तो अर्बनाइजेशन में वृद्धि होने से, इंडस्ट्रियल सेक्टर में वृद्धि होने से, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में वृद्धि होने से ये सब लो हाई टेम्परेचर के सेंटर बनते जा रहे हैं। और जब हाई टेम्परेचर के सेंटर बन जाएंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ पर लो प्रेशर की सिचुएशन हो जाएगी और खुद ये ह्यूमन सेटलमेंट्स या जो हमारे कल्चरल लैंडफॉर्म हैं वो एक तरीके से अगर देखें तो इस चक्रवातों के आमंत्रण की सूचना, आमंत्रण देते हैं उनको हम कि आप हमारे रास्ते पर आइए। टॉर्नेडो को अगर संयुक्त राज्य अमेरिका में अवलोकन किया जाए तो ये 4 लेन 6 लेन के सहारे ही जा रहे हैं। अब क्यों जा रहे हैं? मनुष्य ने इनके लिए पहले से ही एक सपाट मार्ग बना दिया। सीमेंट कंक्रीट की सड़कें, सीमेंट कंक्रीट की बिल्डिंगें ऊंची ऊंची जो हाई टेम्परेचर के सोर्स के रूप में हैं, और उन्हीं के रास्ते से होता हुआ टॉर्नेडो प्रवेश करता है और भी तूफान प्रवेश करते हैं। अभी आप भारत की सिचुएशन को थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, इसके बाद में ये आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। एक तो इसमें आपने पढ़ा कि साइक्लोन की उत्पत्ति की क्या क्या दशाएं होती हैं, फिर इसके बाद में आपने पढ़ा कि साइक्लोन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में हमने बता दिया। अब भारत में ट्रॉपिकल साइक्लोन की क्या सिचुएशन होती है इसको भी थोड़ा सा जान जाएंगे, और फिर अगले वीडियोज़ में जब हम बनाएंगे तब आपको टेम्परेट साइक्लोन के बारे में भी बता देंगे। चलते हैं इंडिया के बारे में, थोड़ा सा हम उसकी सिचुएशन को देखते हैं कि भारत में इनकी सिचुएशन क्या होती है। ये देखिए एक छोटा सा मैप है इंडिया का। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये दक्षिण से साइक्लोन उठता हुआ यहाँ पर गुजरात के तट पर ये पहुँच गया है और आंतरिक भागों में, तटवर्ती क्षेत्रों में, मुंबई और गुजरात में तबाही मचाई है। इसका भी नाम आपने ताइपे सुना था, वही ये तूफान है जो इस समय तबाही मचा रही है। थोड़ा सा हम इसकी ओरिजिन जान लेते हैं, कैसे इनकी उत्पत्ति होती है। हाँ, इसी में चलते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं। देखिए वही सिचुएशन जो अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन बढ़ाते समय हमने बताया था आपको। इसमें मुख्य उद्देश्य था जो आज साइक्लोन आया है पिछले 2 दिन से, उसकी भी थोड़ी सी मुझे व्याख्या करनी थी। इसको मैं मुख्य रूप से बता दे रहा हूँ क्या है ये। ताउते, ताउते ये तूफान का नाम था। ये कैसे उत्पन्न होता है इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। हमने बताया था कि यहाँ पर ये कर्क रेखा है। जून के महीने में आईटीसी का विस्तार हिमालय के दक्षिण में होता है, लगभग 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास में, और यहाँ से उत्तरी पूर्वी ट्रेड विंड्स आगे की तरफ चलती हैं और यहाँ से हमने बताया था कि पछुआ हवाएं आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ती हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पर ये हवाएं आगे आकर के इसी बे ऑफ बंगाल में आमने सामने इनकी टक्कर होती है। ये हवाएं स्थलीय भाग से आती हैं, गर्म होती हैं, ये हवाएं सागरीय भाग से चलती हैं, इसलिए ह्यूमिडिटी को धारण करती हैं। यहाँ पर एक सर्किल बन जाता है और इस सर्किल में ये ठंडी हवाएं इधर की तरफ चलती हैं और ये इधर की तरफ चलती हैं। इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में इस प्रकार से चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, जिनको भी हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। ये मुख्य रूप से साइक्लोन के नाम से ही जाने जाते हैं। ये भारत के दक्षिण में भी उत्पन्न होते हैं और खासकर आप देखते होंगे यहाँ पर
चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता, ये सब बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर के रूप में डेवलप हो गए हैं। इधर बेंगलुरु, अभी हमने बताया था कि इन क्षेत्रों में 4 लेन 6 लेन हाईवेज का निर्माण भी किया जा रहा है। तो इस कारण से जब ये साइक्लोन चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये साइक्लोन उन्हीं स्थानों पर जाएंगे जहां पर लो टेम्परेचर का सेंटर होगा, और अर्बनाइजेशन के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ये क्षेत्र जो है लो टेम्परेचर के सेंटर बनते जा रहे हैं। इसलिए ये तूफान इन्हीं दिशाओं की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। आप जानते होंगे पश्चिमी बंगाल में तूफान आया 1911 से लेकर के, आप देखें, अगर डेटा देखें तो तमाम तूफान जो है इस क्षेत्र में आ चुके हैं, अभी तक 17-18 तक आ चुके हैं। यही सिचुएशन अरब सागर में होती है। यहाँ से जो हवाएं आती हैं और दक्षिण से जो हवाएं आती हैं विषुवत रेखा को पार करके, वो यहाँ पर टकराती हैं। ऐसे ये यहाँ से टकराएगी, यहाँ से टकराएगी, फिर यहाँ पर एक गोलाकार मार्ग बन जाएगा, और ये आगे यहाँ अरब सागर से यहाँ भी उत्पन्न होती हैं, ये भी जान लीजिए। यहाँ से उत्पन्न होते हुए आगे की तरफ ऐसे ऐसे बढ़ती जाएंगी। तो जब ये कोस्ट से टकराएंगी तो यहाँ पर गोवा, यहाँ पर मुंबई, पुणे, ठीक है, अहमदाबाद, सूरत, जो भी क्षेत्र हैं, गांधीनगर, ये सब भी एक इंडस्ट्रियल एरिया के क्षेत्र हैं। व्यापक पैमाने पर यहाँ पर नगरीकरण हुआ है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हैं, बड़े बड़े 4 लेन 6 लेन बने हैं। तो इन सब क्षेत्र जो है एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये मानवीय गतिविधियां हैं जो वास्तव में चक्रवात को अपनी तरफ बुला रही हैं, और ये भी एक चक्रवात के सेंटर के रूप में धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अभी जो ताउते आया है वो इस क्षेत्र में, यहाँ से पहले मुंबई से टकराया, फिर ऐसे ऐसे उत्तर खंभात की खाड़ी में होता हुआ इस समय इस पूरे एरिया को इसने अपने आगोश में कर लिया है। इसकी 21-22 तारीख तक, 21-22 मई तक शायद में इसका प्रभाव हमारे भारतवर्ष पर देखा जाएगा। इस समय इसका विस्तार पूरे उत्तर भारत क्षेत्र तक, यहाँ तक ऐसे ऐसे हो गया है। तो आप देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में इस प्रकार के चक्रवात भी उत्पन्न हो रहे हैं, और ये चक्रवातों को वास्तव में आना चाहिए, पश्चिम की तरफ जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विशेष रूप से इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यहाँ का तो इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है, ट्रॉपिकल में बे ऑफ बंगाल का लैंड की तरफ आ रहा है, ठीक है, लेकिन अरब सागर के इस ताउते तूफान का मुंबई या गुजरात के तट पर आना एक चिंता का विषय है। हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि ह्यूमन एक्टिविटी और कल्चरल लैंडफॉर्म जो हमने तैयार किए हैं अपने विकास के लिए, कहीं वो तो आमंत्रण नहीं दे रहे हैं, और ये रिसर्च का विषय है। मेरे ख्याल से 6 लेन 4 लेन की जो सड़कें बन रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जिस तरीके से तेजी से वृद्धि हो रही है, इनसे बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, और ये जो है टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, आसपास के क्षेत्रों को हीट कर देते हैं, और लो प्रेशर के सेंटर बन जाते हैं। अब चक्रवात को जाना था इधर पूरब की तरफ और पश्चिम की तरफ, अरेबियन सी की तरफ, अदन की खाड़ी की तरफ, लेकिन इस लो प्रेशर के सेंटर ने चक्रवात को अपनी तरफ बुला लिया। तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन एक्टिविटी और ये कल्चरल लैंडफॉर्म भी चक्रवात को आमंत्रित कर रहे हैं। एक चित्र के माध्यम से हम आपको पूरा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके बाद में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ये आपका क्षेत्र है जो अभी ताइपे तूफान आया है, वो यहाँ से जो है केरला के दक्षिण में लगभग 250-300 किलोमीटर दूर में इसकी उत्पत्ति होती है, और धीरे धीरे ये ऊपर मुंबई गुजरात के इन क्षेत्रों को जो है प्रभावित करता है। ये इसकी लोकेशन है ताइके तूफान की। ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट हमने लिया है, यही है जो तूफान जो इस समय भयंकर तबाही मचाए हुए है। और एक फिगर और था इसमें, हाँ, इन चक्रवातों को कैसे हम रोक सकते हैं, इनका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। क्लाउड सीडिंग
क्या होता है? इस डिजास्टर को रोकने के लिए साइक्लोन कंट्रोल मेजरमेंट, इसको रोकने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है मुख्य रूप से। इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं साइक्लोन को? तो दो चीज़ें हैं। चक्रवात के आगमन की पूर्व सूचना हम अगर लोगों तक पहुंचा दें तो वो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों को खाली कर सकते हैं, वहाँ पर धन जन की हानि होने से बच सकती है। इसके लिए तमाम जगहों पर रडार लगाने की ज़रूरत होती है। आपके भी मुंबई में, पुणे में भी, गुजरात में भी कुछ हिस्सों में, कुछ क्षेत्रों में ये रडार लगाए गए हैं जो चक्रवात आने से 2 घंटे पहले सूचना दे देते हैं कि समुद्र में तूफान उठने वाला है और आसपास के क्षेत्र के मछुआरे अपने सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। दूसरा चीज़ है, इससे तो हम कुछ लोगों को बचा सकते हैं, लेकिन क्या साइक्लोन को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? इस चीज़ को भी जानने की मुख्य रूप से ज़रूरत है। साइक्लोन को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपने सुना होगा क्लाउड सीडिंग, मेघ बीजन की प्रक्रिया, एक कृत्रिम वर्षा हम कर सकते हैं। अगर चक्रवात के सेंटर में जो लो प्रेशर की स्थिति होती है, हाई टेम्परेचर की स्थिति होती है और लो प्रेशर की स्थिति होती है, उसको हम कन्वर्ट कर दें हाई प्रेशर में या लो टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दें, तो शायद चक्रवात डिस्ट्रॉय हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, ये सब अपने यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। ये चक्रवात के ऊपर जाते हैं लगभग 2-3 किलोमीटर के एरिया में, जहाँ पर इसका ऊपरी भाग होता है, वहाँ पर एरोप्लेन के जरिए सिल्वर आयोडाइड का जो है छिड़काव कर देते हैं और उसके छिड़काव से वहाँ का टेम्परेचर जो है लो हो जाता है और हाई प्रेशर हो जाता है। एक वर्षा कर देते हैं, कृत्रिम वर्षा कर देते हैं, और इस कृत्रिम वर्षा के कारण जो है उस क्षेत्र का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है और फिर उसके बाद में प्रेशर बढ़ जाता है। और जब प्रेशर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर लो हो जाएगा तो आसपास की जो हवाएं अभिसरित होती थीं वो अभिसरित होना बंद हो जाएंगे और चक्रवात को इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये कृत्रिम वर्षा की जा रही है और इसके तहत जो है सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स, इसको चक्रवात के चक्षु में जो उसका आँख होता है उसमें गिरा दिया जाता है और फिर वहाँ पर टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है और प्रेशर बढ़ने लगता है। इससे आसपास की हवाएं भी आना बंद हो जाती हैं और चक्रवात डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये चीज़ें हो गई, आपको काफ़ी चीज़ें हमने समझा दिया है। शेष अगले लेक्चर में हम देखते हैं क्या आपको और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये देख लीजिए इंडिया में साइक्लोन की सिचुएशन क्या होती है। ये ITC-Z है, ये अप्रैल महीना, ये मई महीना और ये जून महीना। ITC-Z ऐसे ऐसे खिसकती जाती है। ये उत्तरी पूर्वी हवाएं हैं और ये दक्षिण से चलने वाली मानसूनी हवाएं हैं जिनको हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। ये आपस में टकराती हैं, यहाँ पर साइक्लोन बनता है। यहाँ पर आप देखते हैं चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, ये सब हाई इंडस्ट्रियल एरिया हैं और यहाँ पर लो प्रेशर हो जाती है, इसलिए चक्रवात का रुख भी इन दिशाओं की तरफ हो जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पर दक्षिण में ये साइक्लोन उत्पन्न होता है अरेबियन सी में अप्रैल के महीने में, फिर मई के महीने में, फिर जून में यहाँ आ जाता है। तो इस समय जो टाइफे उत्पन्न हुआ है ताइते वो यहीं पर उत्पन्न हुआ है और फिर ऐसे ऐसे क्रमशः बढ़ता हुआ ये यहाँ पर अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, पुणे, इन क्षेत्रों को मुख्य रूप से ये प्रभावित कर रहा है। 2006, 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इन सब में कई तूफान आ चुके हैं। 2016 में 3 तूफान आए, 2017 में 3 तूफान आए, 2013 में जो है 2 तूफान आया। और इन तूफानों का नामकरण जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा तमाम किताबों में, कुछ देशों का एक संगठन बना है तो प्रत्येक देश अपने अपने सुविधा के अनुसार इन तूफानों का नामकरण करता है। ओके, तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका पूर्ण रूपेण कंप्लीट होता है। तो आपने मुख्य रूप से पढ़ लिया आज साइक्लोन क्या है, फ्रंट कैसे बनते हैं, फ्रंट के क्या प्रकार हैं। उसके बाद में फ्रंट को जब आपने समझ लिया तो साइक्लोन को भी समझ गए। साइक्लोन क्या है, एंटी साइक्लोन क्या है, साइक्लोन के प्रकार क्या हैं और फिर इनकी ओरिजिन कैसे होती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, शायद आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो दोबारा इस वीडियोस को देख लीजिएगा, समझ जाएंगे। फिर इनकी लोकेशन क्या है दोनों हेमिस्फीयर में
और फिर इनका मूवमेंट किस प्रकार से होता है, कैरेबियन सी, चाइना सी, बंगाल ऑफ बंगाल, अरेबियन सी में इनकी क्या सिचुएशन रहती है, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, मानसून पर क्या प्रभाव है, डिज़र्ट पर क्या प्रभाव है, इसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा दिया। सेकंड अगले पार्ट में देखते हैं हम टेम्परेट साइक्लोन या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, थैंक यू।